हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के देश एक दूसरे पर कभी पूरा भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों हर देश अपनी मिलिट्री बढ़ाता रहता है? क्यों कोई भी देश सिर्फ फ्रेंडशिप के भरोसे नहीं रहता? इसका जवाब मिलता है रियलिज्म में। चलिए समझते हैं रियलिज्म क्या है। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे पुरानी थ्योरीज में से एक है। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया आइडियल्स और अच्छी बातों से नहीं, पावर, नेशनल इंटरेस्ट और सर्वाइवल से चलती है। मतलब देश जो भी करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं। कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखते हैं मॉर्गनथाउ ने क्या किया। रियलिज्म एक पुरानी सोच थी, लेकिन हैंस जे मॉर्गनथाउ ने इसे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक थ्योरी का रूप दिया। उन्होंने बताया कि स्टेट्स एनार्किक दुनिया में कैसे बिहेव करती हैं, यानी ऐसी दुनिया में जहां कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो सबको कंट्रोल करे, यूएन भी नहीं कर सकता फोर्सफुली, तो हर देश अपने आप के लिए खड़ा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। मॉर्गनथाउ ने रियलिज्म को सिर्फ एक वेग आइडिया नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे 6 क्लियर प्रिंसिपल्स में तोड़ा, ताकि हम प्रिसाइसली समझ सकें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्चुअली कैसे काम करती है। और ये सब कहाँ पब्लिश हुआ? मॉर्गनथाउ की लैंडमार्क बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो 1948 में पब्लिश हुई। ये बुक आज भी आईआर के स्टूडेंट्स के लिए एक बाइबल की तरह है। एक सिंपल एनालॉजी लो, जैसे फिजिक्स में न्यूटन ने लॉज दिए जो बताते हैं कि दुनिया फिजिकली कैसे चलती है, वैसे ही मॉर्गनथाउ ने 6 प्रिंसिपल्स दिए जो बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे चलती है। अब देखते हैं की टर्म्स जो आपको पहले समझने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आएंगे। एक एक करके समझते हैं। 1. पावर। पावर का मतलब है दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने की एबिलिटी। सिंपल एग्जांपल लो, जब अमेरिका कुछ बोलता है तो दुनिया सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, डिप्लोमैटिक पावर है। यही है पावर। 2. नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट यानी वो कोर गोल्स जो एक देश की फॉरेन पॉलिसी गाइड करते हैं। जैसे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल स्टेबिलिटी। हर डिसीजन इस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिया जाता है। 3. एनार्की। अब ये सुन के मत डरिए, यहाँ एनार्की का मतलब केओस नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एनार्की का मतलब है कोई सेंट्रल वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो सबको कंट्रोल करे, यूएन भी नहीं कर सकता फोर्सफुली, तो हर देश अपने आप रिस्पॉन्सिबल है अपनी सेफ्टी के लिए। समझ में आ रहा है ना? 4. प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी सोच समझकर, कॉन्सिक्वेंसेस देखकर लिया गया फैसला। एक अच्छा स्टेट्समैन वो नहीं जो सिर्फ मॉरली सही हो, बल्कि वो जो प्रैक्टिकली सही हो, जो कॉन्सिक्वेंसेस सोचे, ना कि सिर्फ इंटेंशंस। 5. एनिमस डोमिनेंडी। ये थोड़ा लैटिन लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। इंसान की दूसरों पर डोमिनेट करने की नेचुरल इच्छा। मॉर्गनथाउ कहते हैं ये इंस्टिंक्ट सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि देशों में भी होती है। यही वजह है कि स्टेट्स हमेशा पावर बढ़ाना चाहते हैं। 6. सेल्फ हेल्प। और लास्ट टर्म है सेल्फ हेल्प। क्योंकि दुनिया एनार्किक है, कोई ऊपर से प्रोटेक्ट करने वाला नहीं, तो हर देश को अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करनी होती है, कोई दूसरा देश गारंटी नहीं देता। इसलिए स्टेट्स अपनी मिलिट्री बढ़ाते हैं, अलायंसेस बनाते हैं, ये सब सेल्फ हेल्प है। और अब हम देखेंगे हैंस मॉर्गनथाउ, क्लासिकल रियलिज्म के पिता। क्या आपने कभी सोचा है किसी थ्योरी का फाउंडिंग फादर क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ सोचता नहीं, एक पूरी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ले आता है। मॉर्गनथाउ ने एग्जैक्टली यही किया। वो क्लासिकल रियलिज्म के फाउंडिंग फादर हैं। उनका एक क्लियर मानना था, इंसान बाय नेचर सेल्फिश और पावर सीकिंग होता है, और यही नेचर स्टेट्स में भी दिखती है। अब देखते हैं उनकी सोच कहां से आई। वो 3 थिंकर से इन्फ्लुएंस थे। हॉब्स ने बताया दुनिया नेचुरली कंपेटिटिव है, मैकियावेली ने बताया कि पॉलिटिक्स में प्रूडेंस मोरालिटी से ज्यादा जरूरी है, और रिनहोल्ड नीबर ने बताया कि सेल्फिशनेस ह्यूमन नेचर में नेचुरली एम्बेडेड है। और मॉर्गनथाउ का एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एनिमस डोमिनेंडी, यानी दूसरों पर डोमिनेट करने की नेचुरल इच्छा, ये सिर्फ इंसानों में नहीं स्टेट्स में भी होती है। इसीलिए देश हमेशा ज्यादा पावर, ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहते हैं। इन्हीं आइडियाज के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 में लिखी, जो आज भी आईआर की सबसे फाउंडेशनल बुक मानी जाती है। चलिए समझते हैं मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। अब तक हमने समझा कि मॉर्गनथाउ कौन थे, उनकी कोर कॉन्सेप्ट्स क्या थीं। अब हम सीधा उनके 6 प्रिंसिपल्स पर आते हैं। प्रिंसिपल 1,
पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। पहला प्रिंसिपल ये कहता है पॉलिटिक्स कोई रैंडम चीज नहीं है, इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव लॉज हैं, ऐसी नियमें जो हमेशा हर जगह हर देश पर लागू होती हैं। अब सवाल यह है कि ये लॉज आते कहाँ से हैं? मॉर्गनथाउ का जवाब है ह्यूमन नेचर से। उनका मानना था कि इंसान बाय नेचर कॉन्स्टेंट, सेल्फिश और पावर ड्रिवन होता है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसा रहा है और हमेशा ऐसा रहेगा। चाहे 100 साल पहले की बात करो या आज की, इंसान की ये फितरत नहीं बदली। और क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदलती, इसलिए पॉलिटिक्स के लॉज भी नहीं बदलते। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, आज से 500 साल पहले भी देश पावर के लिए लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। मेथड्स बदल गए, वेपन्स बदल गए, लेकिन स्ट्रगल फॉर पावर वही है। यही है ऑब्जेक्टिव लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। मॉर्गनथाउ ये नहीं कह रहे कि ये लॉज अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये लॉज हैं, इन्हें एक्सेप्ट करो, इन्हें समझो। जैसे ग्रेविटी को चैलेंज नहीं कर सकते, वैसे ही ह्यूमन नेचर को भी नहीं। और जब हम इन लॉज को समझते हैं, तब हम एक रैशनल थ्योरी ऑफ आईआर बना सकते हैं, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को साइंटिफिकली, लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्रिंसिपल 2, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। अब देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल, और ये रियलिज्म का सबसे सेंट्रल आइडिया है। मॉर्गनथाउ कहते हैं हर देश का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। कोई चाहता है सिक्योरिटी, कोई चाहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई चाहता है रीजनल डोमिनेंस। लेकिन ये सब इंटरेस्ट्स अल्टीमेटली पावर के थ्रू ही डिफाइन होते हैं और पावर के थ्रू ही अचीव किए जाते हैं। अब पावर को समझते हैं। पावर यानी दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। मिलिट्री, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, ये सब मिला के पावर बनती है। और यहां मॉर्गनथाउ एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, पावर सिर्फ एक मीन्स नहीं, ये एक एंड भी है। मतलब क्या? सिंपल भाषा में, देश पावर इसलिए नहीं चाहते कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करें, पावर खुद एक गोल बन जाता है। ज्यादा पावर और ज्यादा पावर, ये साइकिल चलती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है अमेरिका ने इतने मिलिट्री बेसिस क्यों बनाए दुनिया भर में? सिर्फ डिफेंस के लिए, या इसलिए भी कि ग्लोबली डोमिनेंट रहें? यही है पावर एज एन एंड। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉर्गनथाउ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में आइडियोलॉजी नहीं, इंटरेस्ट काम करता है। कोई देश इसलिए दूसरे की मदद नहीं करता कि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसका कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है। और लास्ट बात, गुड इंटेंशंस काफी नहीं होते। एक लीडर अगर सिर्फ मॉरली सही डिसीजंस ले, पावर को इग्नोर करे, तो वो अपने देश को कमजोर कर देगा। सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी के लिए इंटरेस्ट और पावर दोनों जरूरी हैं। अब समझते हैं प्रिंसिपल 3, इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक। अब तक हमने समझा कि नेशनल इंटरेस्ट पावर के थ्रू डिफाइन होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है? मॉर्गनथाउ कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये प्रिंसिपल 3 का कोर आइडिया है कि नेशनल इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। जैसे दुनिया बदलती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलता है, सोशल कंडीशंस बदलती हैं, वैसे ही देश का इंटरेस्ट भी शिफ्ट होता है। और साथ में नेशनल पावर भी डायनामिक होती है, वो भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व करती है। एक रियल एग्जाम्पल लो, इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप। कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया रशिया के बहुत करीब था, ये इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट था। लेकिन आज इंडिया अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है। क्यों? क्योंकि टाइम बदला, सर्कमस्टांसेस बदली और इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इसीलिए मॉर्गनथाउ कहते हैं कि स्टेट्स को अपने गोल्स और कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूअसली रीअसेस करना चाहिए। जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्ट डायनामिक है और एक समझदार स्टेट्समैन वही होता है जो इस चेंज को पहचाने और अपनी पॉलिसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करे। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 4, एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी कैन नॉट गाइड पॉलिटिक्स। अब देखते हैं प्रिंसिपल 4, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है लेकिन बहुत लॉजिकल है। मॉर्गनथाउ कहते हैं कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली स्टेट एक्शन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। मतलब क्या? हम इंडिविजुअली सोचते हैं कि झूठ बोलना गलत है, किसी को हर्ट करना गलत है, ये हमारे पर्सनल मॉरल्स हैं। लेकिन क्या एक देश भी इन्हीं मॉरल्स से चला सकता है अपनी फॉरेन पॉलिसी? मॉर्गनथाउ कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेट्स इंडिविजुअल्स नहीं हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। एक लीडर का पहला फर्ज है अपने देश का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए कुछ अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़े। और यहां मॉर्गनथाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं, प्रूडेंस, यानी कॉन्सिक्वेंसेस देखकर, टाइम और प्लेस को समझकर लिया गया फैसला। एक एग्जाम्पल लो, अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया। मॉरली एक भयंकर एक्ट था, लाखों लोग मरे,
लेकिन अमेरिका का आर्ग्यूमेंट था कि इससे वॉर जल्दी खत्म होगी और ज्यादा लाइव्स बचेंगी। ये था प्रूडेंस, मॉरल कन्विक्शन नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस का कैलकुलेशन। मॉर्गनथाउ ये नहीं कह रहे कि मोरालिटी बिल्कुल इररेलेवेंट है। वो ये कह रहे हैं कि मोरालिटी को टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के फिल्टर से गुजरना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट आइडियल से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। और लास्ट पॉइंट, गुड इंटेंशंस काफी नहीं होते। एक लीडर जो सिर्फ सही काम करना चाहता है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर करता है, वो अपने देश को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल 5, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड यूनिवर्सल मोरालिटी। क्या आपने कभी सोचा है, जब अमेरिका किसी देश पर अटैक करता है तो वो कहता है हम डेमोक्रेसी स्प्रेड कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साउंड्स वेरी नोबल, राइट? लेकिन मॉर्गनथाउ कहते हैं रुको, इतना सिंपल नहीं है। ये प्रिंसिपल 5 का कोर आइडिया है। एक देश की मॉरल क्लेम्स और यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, ये दोनों एक नहीं होते। मतलब क्या? जब कोई देश कहता है कि हम मोरालिटी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली अपने नेशनल इंटरेस्ट को मॉरल लैंग्वेज में रैप करके प्रेजेंट कर रहा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। स्टेट्स मॉरल लैंग्वेज इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जस्टिफाई करना आसान होता है। हम पावर के लिए लड़ रहे हैं, ये सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, ये हीरोइक लगता है। लेकिन दोनों केसेस में एक्चुअल ड्राइवर नेशनल इंटरेस्ट होता है। एक और एग्जाम्पल, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और कहा हम अपने रशियन स्पीकिंग लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मॉरल लैंग्वेज, लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ यही वजह थी या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था? मॉर्गनथाउ कहते हैं मोरालिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज सिचुएशनल, नॉट यूनिवर्सल। हर देश अपनी सिचुएशन के हिसाब से मोरालिटी डिफाइन करता है और इसीलिए एक पॉलिटिकल लीडर अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट कभी एब्स्ट्रैक्ट एथिक्स के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। उसका पहला फर्ज है अपने देश के लोगों के लिए, यूनिवर्सल मोरालिटी के लिए नहीं। स्टेट क्राफ्ट में प्रूडेंस चाहिए, आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी का फीलिंग नहीं। जो लीडर सोचता है कि सिर्फ हमारी मोरालिटी सही है, वो डेंजरस होता है। समझ में आ रहा है ना? और अब देखते हैं मॉर्गनथाउ का 6th और फाइनल प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनोमस स्फीयर। ये प्रिंसिपल एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देता है। पॉलिटिक्स अपना एक अलग ऑटोनोमस स्फीयर है। मतलब पॉलिटिक्स एथिक्स से अलग है, इकोनॉमिक्स से अलग है, लॉ से अलग है। हर डिसिप्लिन की अपनी एक अलग लॉजिक होती है। इकोनॉमिक्स की लॉजिक है प्रॉफिट, एथिक्स की लॉजिक है राइट एंड रॉन्ग, लॉ की लॉजिक है रूल्स एंड जस्टिस और पॉलिटिक्स की लॉजिक है पावर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉर्गनथाउ कह रहे हैं कि जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनालाइज करें तो हम उसे पावर की लेंस से देखें, एथिक्स या लॉ की लेंस से नहीं, क्योंकि रियलिज्म का प्राइमरी फोकस है स्ट्रगल फॉर पावर। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। यूनाइटेड नेशंस ने कई बार सीज फायर रेजोल्यूशंस पास किए हैं, लेकिन क्या वो हमेशा माने गए? नहीं, क्योंकि पावरफुल देश तब भी अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करते रहे। लॉ था लेकिन पावर ने ओवरराइड किया। यही है पॉलिटिक्स एज एन ऑटोनोमस स्फीयर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉर्गनथाउ कहते हैं एक प्योरली मॉरल लीडर जो सिर्फ एथिक्स से चले, पावर को इग्नोर करे, वो एक सक्सेसफुल स्टेट्समैन नहीं बन सकता, वो फेल करेगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में पावर और मोरालिटी दोनों को कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन जब चॉइस आए, पॉलिटिक्स पहले आती है। ये रियलिज्म की सबसे ऑनेस्ट बात है। ये दुनिया को जैसे है वैसी देखता है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। और लास्ट में समझते हैं मॉर्गनथाउ के प्रिंसिपल्स की क्रिटिसिज्म। अब तक हमने मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझे, लेकिन कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। हर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो आज हम देखेंगे आखिर स्कॉलर्स ने मॉर्गनथाउ को चैलेंज क्यों किया। क्रिटिसिज्म 1, पेसिमिस्टिक एंड वन साइडेड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। पहली और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि मॉर्गनथाउ ने ह्यूमन नेचर का एक बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा इंसान सेल्फिश है, पावर हंग्री है, डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन क्या ये पूरी पिक्चर है? सोचिए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिना किसी नेशनल इंटरेस्ट के दूसरे देशों में जाके लोग बचाते हैं। नेल्सन मंडेला ने फॉरगिवनेस चूज किया, रिवेंज नहीं। क्या ये सब ह्यूमन नेचर नहीं है? मॉर्गनथाउ ने ह्यूमन नेचर का सिर्फ एक डार्क साइड देखा, कोऑपरेटिव कंपैशनेट साइड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ये एक वन साइडेड एनालिसिस है। क्रिटिसिज्म 2, ओवरलुक्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब देखते हैं दूसरी क्रिटिसिज्म। मॉर्गनथाउ कहते हैं स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स हैं और वो सिर्फ पावर के लिए compete करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में ये पिक्चर इनकम्प्लीट है। क्या आपने कभी सोचा WHO ने कोविड वैक्सीन ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करवाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया? ये एक नॉन स्टेट एक्टर था, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टेट से कम नहीं था।
आज एनजीओज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव प्लेयर्स हैं। मॉर्गनथाउ ने इन्हें कंप्लीटली ओवरलुक किया और स्टेट्स सिर्फ कंपीट नहीं करते, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जैसी ट्रीटीज बताती हैं कि कोऑपरेशन भी होती है। क्रिटिसिज्म 3, कंसेप्चुअल एम्बिग्विटी इन पावर। तीसरी क्रिटिसिज्म थोड़ी टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मॉर्गनथाउ ने पावर को मीन्स भी कहा और एंड भी, यानी पावर एक टूल भी है और एक गोल भी। लेकिन ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अगर पावर सिर्फ एक टूल है तो देश पावर इसलिए चाहेंगे कि कोई और गोल अचीव करें। अगर पावर खुद एक गोल है तो फिर कोई और गोल की जरूरत ही नहीं है। ये कंसेप्चुअल एम्बिग्विटी मॉर्गनथाउ की थ्योरी को लॉजिकली वीक बनाती है। क्रिटिक्स कहते हैं पहले डिसाइड करो पावर क्या है, मीन्स या एंड। क्रिटिसिज्म 4, फेमिनिस्ट क्रिटिक, मैस्कुलिन बायस। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म फेमिनिस्ट स्कॉलर्स की तरफ से। जे एंड टिकनर जैसी स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया कि मॉर्गनथाउ की पूरी थ्योरी एक मैस्कुलिन लेंस से लिखी गई है। पावर, डोमिनेंस, कंपटीशन, सेल्फ हेल्प, ये सब ट्रेडिशनली मैस्कुलिन वैल्यूज है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोऑपरेशन, एम्पैथी, डायलॉग, ये फेमिनिन वैल्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। टिकनर कहती हैं मॉर्गनथाउ ने एक जेंडर्ड वर्ल्ड व्यू को यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह प्रेजेंट कर दिया। ये फेयर नहीं है। एक कंप्लीट आईआर थ्योरी में दोनों पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। क्रिटिसिज्म 5, लिबरल क्रिटिक, स्टेट्स कोऑपरेट टू। और लास्ट क्रिटिसिज्म लिबरल स्कॉलर्स की तरफ से। लिबरल्स कहते हैं मॉर्गनथाउ गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है। स्टेट सिर्फ कंपीट नहीं करते, वो कोऑपरेट भी करते हैं। यूरोपियन यूनियन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिनमें हिस्टोरिकली वॉर्स होते थे, फ्रांस और जर्मनी, वो आज एक ही इकोनॉमिक यूनियन में है। क्या ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है? नहीं, ये जेन्युइन कोऑपरेशन है। लिबरल्स आर्ग्यू करते हैं कि ट्रेड, डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट्स को कोऑपरेट करने पर मजबूर करते हैं। मॉर्गनथाउ ने इस डायमेंशन को कंप्लीटली इग्नोर किया। तो आज हमने क्या समझा? मॉर्गनथाउ की थ्योरी पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। वो ह्यूमन नेचर को ज्यादा पेसिमिस्टिकली देखते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को इग्नोर करते हैं, पावर की डेफिनेशन में एम्बिग्विटी है, थ्योरी में मैस्कुलिन डायस है और कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म होने का मतलब ये नहीं कि थ्योरी इररेलेवेंट है। मॉर्गनथाउ आज भी आईआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। उनकी थ्योरी ने एक फाउंडेशन रखी जिसके ऊपर आगे की सारी थ्योरीज बनी हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म का ये सीरीज यहाँ कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन से लेकर क्रिटिसिज्म तक हमने पूरा टॉपिक कवर किया। अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लगे, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। थैंक यू।